नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम फिटर ट्रेड थ्योरी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय शक्ति प्रेषण यानी ट्रांसमिशन ऑफ पावर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस अध्याय को शुरू करने से पहले इसके कुछ अनिवार्य नियमों को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये नियम न केवल आपकी परीक्षा के लिए बल्कि वर्कशॉप में प्रैक्टिकल कार्य करते समय आपकी सुरक्षा और कुशलता के लिए भी बहुत जरूरी हैं। शक्ति प्रेषण के दौरान सबसे पहला नियम यह है कि किसी भी चलते हुए बेल्ट, चेन या गियर को कभी भी हाथ से छूने की कोशिश न करें। दूसरा नियम, बेल्ट ड्राइव में बेल्ट का तनाव टेंशन हमेशा सही होना चाहिए। यदि तनाव बहुत अधिक होगा तो बेल्ट टूट सकता है और यदि बहुत कम होगा तो वह फिसलने लगेगा, जिससे शक्ति का नुकसान होगा। तीसरा नियम, गियर और पुल्लियों में उचित लुब्रिकेशन स्नेहन का हमेशा ध्यान रखें ताकि घर्षण कम हो और मशीन की उम्र बढ़े। चौथा नियम, जब भी आप बेल्ट या चेन बदल रहे हों तो मशीन की मेन पावर सप्लाई बंद होनी चाहिए। इन नियमों का पालन करना एक कुशल फिटर की पहली पहचान है। अब हम विस्तार से समझते हैं कि शक्ति प्रेषण आखिर है क्या। विद्यार्थियों, कारखानों में मशीनों को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। ये शक्ति अक्सर विद्युत मोटर या इंजन से उत्पन्न होती है, लेकिन मोटर की उस घूर्णन ऊर्जा रोटेशनल एनर्जी को मशीन के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना ही शक्ति प्रेषण कहलाता है। शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम कई साधनों का उपयोग करते हैं, जैसे पुल्ली, पुलीज, बेल्ट, बेल्ट्स, गियर्स, रस्सा, रोप्स, चेन्स, क्लच और कपलिंग। शक्ति प्रेषण मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जाता है। पहला है सामूहिक चालन ग्रुप ड्राइव, जिसमें एक बड़ी मोटर एक मुख्य शाफ्ट में शाफ्ट को घुमाती है और उस एक ही शाफ्ट से बेल्ट और पुल्लियों की मदद से कई छोटी मशीनें जुड़ी होती हैं। दूसरा है पृथक चालन इंडिविजुअल ड्राइव, जो आजकल की आधुनिक वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें हर मशीन के लिए अपनी अलग मोटर लगी होती है, जिससे काम करना बहुत आसान और सुरक्षित हो जाता है। अब बात करते हैं बेल्ट ड्राइव की। जब दो शाफ्टों के बीच की दूरी अधिक होती है तो हम बेल्ट का उपयोग करते हैं। बेल्ट कई प्रकार के होते हैं, जैसे फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट और रिब्ड बेल्ट। बेल्ट संचालन की दो मुख्य विधियां हैं। पहली है खुला बेल्ट संचालन ओपन बेल्ट ड्राइव, जिसमें दोनों शाफ्ट एक ही दिशा में घूमते हैं। दूसरी है क्रॉस बेल्ट संचालन क्रॉस बेल्ट ड्राइव, जिसमें दोनों शाफ्ट विपरीत दिशा में घूमते हैं। बेल्ट में एक समस्या आती है जिसे क्रीप और स्लिप कहते हैं। जब बेल्ट पुल्ली पर फिसलने लगता है तो उसे स्लिपेज कहते हैं। इसे रोकने के लिए और बेल्ट का तनाव बनाए रखने के लिए हम जॉकी पुल्ली या आइडलर पुल्ली का उपयोग करते हैं। विद्यार्थियों, जहां दूरी कम हो और हमें बिल्कुल सटीक शक्ति प्रेषण चाहिए हो, वहां हम गियर्स का उपयोग करते हैं। गियर को धनात्मक चालन पॉजिटिव ड्राइव कहा जाता है, क्योंकि इसमें बेल्ट की तरह फिसलने की कोई गुंजाइश नहीं होती। गियर कई प्रकार के होते हैं। स्पर गियर का उपयोग समानांतर शाफ्टों के लिए किया जाता है। इसके दांत सीधे कटे होते हैं। हेलिकल गियर के दांत तिरछे होते हैं, जिससे ये चलते समय आवाज कम करते हैं। बेवल गियर का उपयोग तब किया जाता है जब दो शाफ्ट एक दूसरे को किसी कोण पर अक्सर 90 डिग्री पर काटते हों। इसी तरह वम व्हील का उपयोग बहुत अधिक गति को कम करने के लिए किया जाता है। अध्याय में आगे बढ़ते हुए हम चेन ड्राइव के बारे में जानेंगे। आपने साइकिल या मोटरसाइकिल में चेन देखी होगी। ये गियर और बेल्ट के बीच का रास्ता है जिसमें स्लिपेज नहीं होता और इसे लंबी दूरी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद महत्वपूर्ण साधन है कपलिंग का उपयोग दो शाफ्टों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है ताकि वे एक साथ घूम सकें। यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, रिजिड और फ्लेक्सिबल। मफ कपलिंग या फ्लैंज कपलिंग रिजिड के उदाहरण हैं, जबकि यूनिवर्सल कपलिंग फ्लेक्सिबल होती है, जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल में बहुत किया जाता है क्योंकि यह शाफ्ट के कोण बदलने पर भी शक्ति प्रेषित करती रहती है। अंत में हम क्लच को समझते हैं। क्लच एक ऐसी युक्ति है जो चलते हुए इंजन या मोटर से मशीन के बाकी हिस्सों को बिना मोटर बंद किए जोड़ने या अलग करने का काम करती है। ये फिटर के काम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा मशीनों में पुर्जों को उनकी जगह पर बनाए रखने के लिए चाबियां, कीज, कॉटर और सर्कल जैसे छोटे लेकिन अनिवार्य अंगों का उपयोग किया जाता है। इस भाग को शुरू करने से पहले सुरक्षा और कार्यकुशलता के नियमों को दोबारा दोहराना जरूरी है। पहला नियम, जब भी आप किसी पुल्ली पर बेल्ट चढ़ा रहे हों तो कभी भी चलती हुई पुल्ली पर हाथ न डालें, हमेशा बेल्ट शिफ्टर या डंडे का प्रयोग करें। दूसरा नियम, गियर के दांतों के बीच कभी भी अपनी उंगलियों को न ले जाएं, भले ही मशीन बंद हो, क्योंकि बैकलेश के कारण वे घूम सकते हैं। तीसरा नियम, कपलिंग और क्लच के बोल्ट्स को हमेशा टॉर्क रेंच से चेक करें ताकि वे चलते समय ढीले होकर बाहर न गिरें। चौथा नियम, रस्सा चालन रोप ड्राइव में हमेशा रेशों की स्थिति की जांच करें। यदि रस्सा 10% से ज़्यादा घिस गया है तो उसे तुरंत बदल दें। इन नियमों को अपनी डायरी में नोट कर लें, क्योंकि कार्यशाला में आपकी सुरक्षा ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अब बात करते हैं पुल्लियों के प्रकार और उनके विशिष्ट उपयोगों की।
विद्यार्थियों, पुल्ली केवल एक गोल चक्का नहीं है, बल्कि इसके डिज़ाइन के पीछे गहरा विज्ञान है। स्टेप पुल्ली, स्टेप पुल्ली का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें मोटर की गति को बदले बिना मशीन की गति को अलग अलग स्तरों पर बदलना होता है। आपने लेथ मशीन या ड्रिलिंग मशीन में इसे देखा होगा। इसके बाद आती है फास्ट और लूज पुल्ली, फास्ट एंड लूज पुल्ली। यह उन कारखानों में बहुत काम आती है जहां एक ही मेन शाफ्ट से कई मशीनें चलती हैं। जब हमें मशीन को रोकना होता है तो हम बेल्ट को लूज पुल्ली पर खिसका देते हैं, जिससे मेन शाफ्ट तो घूमता रहता है पर हमारी मशीन रुक जाती है। बेल्ट के बारे में विस्तार से चर्चा करें तो हमें बेल्ट की क्राउनिंग ऑफ पुल्ली को समझना होगा। पुल्ली का बीच का हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ बनाया जाता है ताकि बेल्ट पुल्ली के केंद्र में बना रहे और किनारों से नीचे न गिरे। यदि क्राउनिंग सही नहीं होगी तो बेल्ट बार बार उतरता रहेगा, जिससे उत्पादन में बाधा आएगी। बेल्ट की लंबाई की गणना करना भी एक फिटर का मुख्य काम है। खुले बेल्ट, ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट के लिए अलग अलग गणितीय सूत्र होते हैं जिनमें पुल्लियों का व्यास और उनके केंद्रों के बीच की दूरी को ध्यान में रखा जाता है। अब हम गियर्स के तकनीकी पक्ष पर आते हैं। गियर के हर हिस्से का एक नाम होता है। सबसे ऊपर की सतह को टॉप लैंड और दो दांतों के बीच की निचली सतह को बॉटम लैंड कहते हैं। दो दांतों के बीच की दूरी को पिच कहा जाता है। गियर के मॉड्यूल और वेग अनुपात वेलोसिटी रेशियो की गणना करना बहुत जरूरी है। वेग अनुपात ये बताता है कि ड्राइवर गियर के एक चक्कर काटने पर ड्रिवन गियर कितने चक्कर काटेगा। यदि ड्राइवर गियर छोटा है और ड्रिवन गियर बड़ा तो गति कम हो जाएगी लेकिन टॉर्क शक्ति बढ़ जाएगी। इसे हम स्पीड रिडक्शन कहते हैं, जिसका उपयोग भारी वजन उठाने वाली मशीनों में होता है। गियर के रखरखाव में बैकलैश एक महत्वपूर्ण शब्द है। दो मिलने वाले गियरों के दांतों के बीच जो थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है उसे बैकलैश कहते हैं। यदि यह जगह बहुत कम होगी तो गियर जाम हो जाएंगे और गर्म होकर टूट सकते हैं, और यदि बहुत ज़्यादा होगी तो मशीन बहुत आवाज़ करेगी और दांत जल्दी घिस जाएंगे। गियर की मरम्मत के लिए हम डबलटेल फिटिंग या पिनिंग जैसी विधियों का उपयोग करते हैं जब कोई एक दांत टूट जाता है। विद्यार्थियों, रस्सा चालन रोप ड्राइव वहाँ उपयोगी होता है जहाँ शक्ति को बहुत अधिक दूरी तक भेजना हो, जैसे कि क्रेन या बड़ी खदानों की मशीनों में। रस्से सूती, सन या स्टील के तारों के बने होते हैं। स्टील के रस्से सबसे मजबूत होते हैं और इनका उपयोग लिफ्ट और भारी क्रेन में किया जाता है। रस्सा चालन में पुल्लियों पर वी आकार के खांचे बने होते हैं ताकि रस्सा उनमें अच्छी पकड़ बना सके। अब बात करते हैं कपलिंग के विस्तार की। मफ कपलिंग सबसे सरल होती है, जो दो शाफ्टों के ऊपर एक खोखले सिलेंडर की तरह फिट हो जाती है। लेकिन जहां शाफ्टों का अलाइनमेंट थोड़ा गड़बड़ हो वहां यूनिवर्सल कपलिंग का जादू काम आता है। इसमें एक स्पाइडर या क्रॉस होता है जो शाफ्टों को किसी भी कोण पर मुड़ने की आज़ादी देता है। इसी तरह फ्लेक्सिबल कपलिंग में रबर के बुश लगे होते हैं जो झटकों को सोख लेते हैं और मोटर को जलने से बचाते हैं। क्लच के प्रकारों को देखें तो डॉग क्लच सबसे सरल और मजबूत है। इसमें दांत एक दूसरे में फंस जाते हैं और इसे केवल मशीन रुकने पर ही बदला जा सकता है। लेकिन फ्रिक्शन क्लच को हम चलती मशीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह घर्षण के सिद्धांत पर काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल क्लच अपने आप काम करता है। जैसे जैसे गति बढ़ती है यह अपने आप जुड़ जाता है। आपने इसे मोपेड या छोटे इंजन वाली मशीनों में देखा होगा। अंत में हमें मशीनों के छोटे अंगों जैसे चाबियों, कीज और स्प्लिट पिन्स की भूमिका को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। एक छोटी सी वुडरफ की या फैदर की पूरी मशीन की शक्ति को शाफ्ट से पुल्ली तक पहुंचाने का काम करती है। यदि चाबी ढीली होगी तो शाफ्ट तो घूमेगा लेकिन पुल्ली स्थिर रहेगी, जिसे हम कीवे का फेल होना कहते हैं। इस भाग को शुरू करने से पहले इसके विशेष सुरक्षा नियमों और तकनीकी सावधानियों को ध्यान से सुनें। पहला नियम, कभी भी चाबी की को शाफ्ट में फिट करते समय उस पर सीधे लोहे के हथौड़े से प्रहार न करें। हमेशा सॉफ्ट हैमर या पीतल के पंच का उपयोग करें ताकि चाबी के किनारे खराब न हो। दूसरा नियम, यदि कोई कॉर्टर या पिन ढीली हो गई है तो उस पर पैकिंग लगाने के बजाय हमेशा सही साइज की नई पिन का ही उपयोग करें। तीसरा नियम, रिटेनिंग रिंग या सर्क्लिप को निकालते और लगाते समय हमेशा सर्क्लिप प्लायर का ही प्रयोग करें क्योंकि ये स्प्रिंग स्टील की बनी होती हैं और आंखों में लग सकती हैं। चौथा नियम, बियरिंग्स को कभी भी रेत या धूल वाली जगह पर खुला न छोड़ें क्योंकि धूल का एक छोटा सा कण भी बियरिंग को जाम कर सकता है। इन नियमों को गांठ बांध लें क्योंकि मशीनों की लंबी उम्र इन्हीं छोटी सावधानियों पर टिकी है। अब हम विस्तार से समझते हैं चाबी यानी कीक के बारे में। विद्यार्थियों, चाबी एक धातु का टुकड़ा होता है जिसे शाफ्ट और पुल्ली या गियर के बीच बने कीवे में फिट किया जाता है। इसका मुख्य काम शाफ्ट की शक्ति को पुल्ली तक बिना फिसले पहुंचाना है। चाबियां कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आती है शंख की, जिसका आधा हिस्सा शाफ्ट में और आधा पुल्ली के हब में होता है। ये बहुत मजबूत पकड़ प्रदान करती है।
इसी में एक होती है पैरेलल शंख की जो अपनी पूरी लंबाई में एक समान चौड़ाई और मोटाई की होती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चाबी है वुडरफ की। यह अर्धवृत्ताकार सेमीसर्क्युलर आकार की होती है और इसका उपयोग अक्सर ऑटोमोबाइल के टेपर शाफ्ट पर किया जाता है। इसकी खूबी यह है कि यह शाफ्ट पर अपने आप अलाइन हो जाती है। इसके अलावा फेदर की का उपयोग वहां होता है जहां पुल्ली को शाफ्ट पर घूमने के साथ साथ आगे पीछे एक्सियल मूवमेंट भी खिसकना हो। गणना की दृष्टि से देखें तो चाबी की चौड़ाई और मोटाई शाफ्ट के व्यास पर निर्भर करती है। आमतौर पर चाबी की चौड़ाई शाफ्ट के व्यास का 1/4 D4 ली जाती है। अब चर्चा करते हैं कॉटर की। कॉटर एक चपटा पतझड़ के आकार का टुकड़ा होता है जिसकी एक या दोनों भुजाएं टेपर में होती हैं। इसका उपयोग दो ऐसी रॉड्स को जोड़ने के लिए किया जाता है जिन पर खिंचाव टेंशन या दबाव कंप्रेशन का भार पड़ता है। कॉटर को हमेशा रॉड की धुरी के लंबवत परपेंडिकुलर फिट किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कॉटर में टेपर अक्सर 1:24 से 1:30 बजे के बीच रखा जाता है ताकि यह झटकों से अपने आप बाहर न निकले। इसे लॉक करने के लिए अक्सर गिब का प्रयोग किया जाता है जो कॉटर को शाफ्ट के स्लॉट में फैलने से रोकता है। विद्यार्थियों, मशीनों में पुर्जों को उनकी जगह पर स्थिर रखने के लिए पिन्स का बहुत महत्व है। नकल जॉइंट में उपयोग होने वाली पिन इसका बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा स्प्लिट पिन या कॉटर पिन का उपयोग नट को लॉक करने के लिए किया जाता है ताकि कंपन वाइब्रेशन के कारण नट ढीला न हो। टेपर पिन का उपयोग दो पुर्जों को एकदम सही अलाइनमेंट में जोड़ने के लिए होता है। एक और आधुनिक और अनिवार्य अंग है सर्कल या रिटेनिंग रिंग। ये स्प्रिंग स्टील की बनी एक रिंग होती है जिसे शाफ्ट के खांचे ग्रूव में फिट किया जाता है। इसका मुख्य काम बियरिंग या पुल्ली को शाफ्ट से बाहर खिसकने से रोकना है। ये दो प्रकार की होती हैं, इंटरनल सर्कलिप जो छेद के अंदर फिट होती है और एक्सटर्नल सर्कलिप जो शाफ्ट के ऊपर फिट होती है। इनके सिरों पर छोटे छेद होते हैं जिनमें सर्कलिप प्लायर फंसाकर इन्हें फैलाया या सिकुड़ा जाता है। अध्याय के इस अंतिम चरण में हम बेयरिंग्स के महत्व को समझेंगे। बियरिंग वह अंग है जो घूमने वाले शाफ्ट को सहारा देता है और घर्षण फ्रिक्शन को कम करता है। बिना बियरिंग के कोई भी मशीन उच्च गति पर नहीं चल सकती। बियरिंग्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, फ्रिक्शन बियरिंग जैसे बुश बियरिंग और एंटी फ्रिक्शन बियरिंग जैसे बॉल और रोलर बियरिंग। एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में बॉल या रोलर का उपयोग किया जाता है जिससे घर्षण न के बराबर हो जाता है। बॉल बियरिंग का उपयोग हल्की मशीनों और उच्च गति के लिए होता है, जबकि रोलर बियरिंग का उपयोग भारी लोड वाली मशीनों के लिए किया जाता है। विद्यार्थियों, इन सभी छोटे बड़े अंगों की सही फिटिंग ही एक उत्कृष्ट मशीन का निर्माण करती है। एक फिटर के रूप में आपको ये समझना होगा कि यदि एक छोटी सी पिन या चाबी भी सही तरीके से फिट नहीं है तो वह पूरी मशीनरी को ठप कर सकती है या किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए जब भी आप असेंबली करें तो कीवे की सफाई, टेपर की सटीकता और बियरिंग की स्मूथनेस को अपनी पारखी नज़रों से जरूर जांचें। आशा है कि शक्ति प्रेषण का ये संपूर्ण अध्याय अब आपके दिमाग में एक स्पष्ट चित्र की तरह छप गया होगा। इन तकनीकी शब्दों, चित्रों और गणनाओं का बार बार अभ्यास करें। याद रखिए, थ्योरी का ज्ञान आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन आपकी कुशलता आपके हाथों के जादू और बारीकियों पर ध्यान देने से आती है। वर्कशॉप में इन सिद्धांतों का प्रयोग पूरी सावधानी के साथ करें। इसी के साथ हम इस विस्तृत अध्याय को समाप्त करते हैं। मन लगाकर पढ़ते रहें और एक कुशल इंजीनियर बनने की ओर अग्रसर हों। धन्यवाद।